ड्रैगन बनाम 32, नाटो करेगा जंग फिक्स। मिडिल ईस्ट में वॉर, सुपर पावर है अब तैयार। एशिया से यूरोप, हर देश पर हमले का प्रकोप। पुतिन, जिनपिंग क्या बनेंगे वर्ल्ड के किंग? Your only chance for generations. महायुद्ध 3.2। जी हां दर्शकों, मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर से सुलग रही है। एक तरफ इस्लामी गणराज्य ईरान तो दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, सवाल यह कि क्या यह टकराव सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी आग में झुलसने वाली है। ड्रोन, मिसाइल प्रतिबंध और बदले की चेतावनियां, हर बयान के पीछे छुपा है युद्ध का अगला अध्याय। तेहरान से वॉशिंगटन तक तनाव चरम पर है। तेल के दाम, वैश्विक बाजार और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका, सब कुछ दांव पर लगी हुई है। क्या यह वर्ल्ड वॉर की दस्तक है? कौन किसे कितना नुकसान पहुंचा सकता है और इस जंग का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? क्योंकि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, यह है ताकत, प्रभुत्व और भविष्य की सबसे खतरनाक जंग। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। Know that Operation Epic Fury is going on, where US and Israel combined forces, they attacked Iran. We know that Khamenei is no more, and the entire security command of Iran has been wiped off. Now, you see, let us look into the geopolitical situation of due to this attack. The entire West Asia now is looming, a big threat is looming large over entire West Asia. Now, Iran has declared that it is going to destroy the US naval bases, the US air bases, which are there in the Middle East countries, and it has started doing so. देखिए, इस युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऊपर वहां हमले किए जहां अमेरिकन बेसिस थे, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, लेकिन उसने दुबई में भी हमले किए। दुबई में तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लिहाजा दुबई ने ये कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सऊदी अरेबिया जो पहले अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं देना चाहता था, उसने कहा मैं अब अमेरिका के साथ हूँ। यानी जो और कंट्रीज हैं, हो भी सकता है कि वो इजराइल के साथ आ जाएं, जिसको वो नहीं चाहते थे। यानी कि एक बदलाव और एक बढ़ता हुआ दायरा भी। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए। Talking with Benjamin Netanyahu at this critical time in Israel's history as a friend, I think was a very good gesture. And as it happens worldwide, whenever friends are in conflict, nations reach out to each other to discuss, and the bottom line of all such discussions is always, as Prime Minister Modi says, dialogue and diplomacy is the way ahead, and a pause in any hostilities, because each human life is precious. So that is the message of Prime Minister Modi with Netanyahu. However, at the same time, we do continue to hold, if in a bigger picture, our India's stated position is a two-state solution for the issue of Palestine, which is one big underlying issue in this region. तो अपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर अगले 1 घंटे लगातार चर्चा होगी। सवाल नंबर 1, क्या अब ईरान पर नाटो देश भी हमला करने वाले हैं? बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2 जिस पर चर्चा होगी, क्या ईरान के साथ चीन, रूस भी इस जंग में अब कूदने जा रहे हैं, इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? सवाल नंबर 3, ब्रिटेन पर हमला करके क्या ईरान ने गलती कर दी है? सवाल नंबर 4, क्या वाकई ईरान के पास एटॉमिक हथियार हैं और उसका इस्तेमाल होने जा रहा है? सवाल नंबर 5, खामेनी की मौत के बाद क्या अब मुश्तबा की बारी है? खबरें तो आ रही हैं कि मुश्तबा भी मारे गए हैं, डिटेल जरूर आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त वॉर ब्रेकिंग का वक्त तो चला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग की अब
जिक्र करने का वक्त आ गया। जहां इजरायली हमलों में 555 लोगों की मौत हुई है। जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास आ रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इजरायली हमलों में अब तक 555 लोगों की मौत हुई है। ईरान का दक्षिणी इलाका जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, वहां से बड़ी खबर आ रही है। फार्स प्रांत में 35 लोग मारे गए। एक और इलाका है प्रोविंस, फ्रांस प्रोविंस, वहां पर हमले हुए। हमलों में कई और लोग जख्मी हुए हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यानी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, हमले लगातार हो रहे हैं और ईरान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। लेकिन अमेरिका ने कह दिया, इजराइल ने कह दिया है कि जल्दी घुटने टेको, हथियार ढालो, नहीं तो यह जंग और मुखर हो गया। हालांकि ट्रंप ने धमकी दी है कि 3 अमेरिकी सैनिक जो मारे गए इस जंग के दौरान, उनका बदला अमेरिका लेकर रहेगा। लेकिन चलिए ग्राफिक्स की ओर आते हैं। दर्शकों, पूरी डिटेल आज आपके लिए लेकर आए हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि अब हालात खराब होने जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक हम इसे क्यों कह रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं। पुतिन साहब का बयान आया है, बेंजामिन नेतन्याहू के ठीक बयान के बाद पुतिन साहब का बयान है। वो कहते हैं, जी हां, पुतिन ने खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो हत्या हुई है वो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। खामनेई और उनके परिवार की हत्या अनैतिक है, इलीगल है, यह नहीं होनी चाहिए थी। वो आगे कहते हैं, यह क्रूर हत्या और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यह बात भी पुतिन साहब ने अपने बयान में की है। तो पुतिन लगातार मुखर है, इसे वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया जा रहा है। यानी पुतिन नाराज है ईरान पर हमले को लेकर और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब यह टिकड़ी तैयार होने जा रही है। खामनेई के प्रभावशाली नेता के रूप में याद रखा जाएगा। एक प्रभावशाली नेता थे, 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वो सत्ता में थे और कोई उनको अब तक हटा नहीं पाया है। तो पुतिन साहब की बात आपने सुन ली। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ब्रिटेन पर भी हमला हुआ है। साइप्रस इलाका, इस वक्त वहां पर इमरजेंसी घोषित की गई है। हमला किसने किया, कब किया, कहां किया, यह आपके लिए समझना जरूरी। मैप आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, देखिए ये पूरा इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान, जो पूरा रेड मार्क आपको दिख रहा है वो ईरान है। यहां पर आपको सीरिया दिखाई दे रहा है, उसके बाद इराक है, कुवैत है, इजराइल है और साइप्रस, ब्रिटेन यहां पर है। ईरान की तरफ से हमला यहां पर हुआ है ब्रिटेन के पास। साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। इस छोटे से आइलैंड पे बहुत सारे सैनिक अड्डे हैं, रिसर्च इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर खुफिया जानकारियां जुटाई जाती हैं, निगरानी की जाती है मिडिल ईस्ट की। यहां पर ईरान ने मारा है। लेकिन खबर यह कि ईरान के प्रॉक्सियों की ओर से, जो प्रॉक्सीज है, उन्होंने हमला किया है। एक ड्रोन अटैक हुआ है और यहां पर 1000-1500 की तादाद में ब्रिटिश आर्मी के लोग रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती है, रिसर्चर्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं। यहां हमला होने के बाद, और यह हमला कब हुआ दर्शकों, जब ब्रिटेन ने कहा कि वो अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे ईरान पर हमले के लिए, और उसके बाद ये सारा जो सिचुएशन है वहां पर ये खराब हुई। अगले मैप पर, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, देखिए अब यहां पर जो स्थितियां हैं वो बहुत खराब होती जा रही हैं। ईरान के खिलाफ 32 मुल्क आने वाले हैं। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं और शुरू से बताएंगे। देखिए कैसे अब ये वर्ल्ड वॉर की तस्वीर सामने आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस आएगा ईरान के खिलाफ। 32 मुल्क, हम नाटो की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, वो भी ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है। अगला मुल्क कनाडा, ये भी अमेरिका के साथ लड़ेगा ईरान के खिलाफ। अगला मुल्क फ्रांस भी लड़ेगा ईरान के खिलाफ। अगला मुल्क जर्मनी ने भी कह दिया कि वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा इटली का जिक्र कर रहे हैं, इटली भी अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल होने जा रहा है। स्पेन अगला राष्ट्र जो ईरान के खिलाफ लड़ने को तैयार है। अगला पुर्तगाल ने कह दिया भाई हम भी ईरान के खिलाफ है, अमेरिका के साथ लड़ने वाले हैं। अगला देश बेल्जियम, पूरी लिस्ट लेकर आए दर्शकों। बेल्जियम ने भी कहा है कि वो अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल होने जा रहा है, जंग में मुफ्तला है। अगला राष्ट्र नीदरलैंड, ये सब नाटो मेंबर्स हैं, नाटो कंट्रीज हैं। नीदरलैंड भी वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक में कहीं ना कहीं है। लग्जमबर्ग, ये भी अमेरिका के साथ खड़ा है ईरान के खिलाफ, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है। डेनमार्क ने कहा है कि हम भी लड़ेंगे वहां पर। इसके बाद अगला मुल्क नॉर्वे है। नॉर्वे ने कहा है कि हम भी आपके साथ लड़ेंगे क्योंकि ईरान पर कब्जा जरूरी है। आइसलैंड एक और कंट्री, छोटा है लेकिन नाटो का हिस्सा है। ग्रीस अगला जो देश है। उसके बाद अगला मुल्क तुर्की है। तुर्की ने भी कहा है कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपके साथ लड़ेंगे। अगला मुल्क आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, देखिए पोलैंड ने भी कहा है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में मुफ्तला रहेगा, शामिल रहेगा। अगला मुल्क चेक गणराज्य, ये भी नाटो का हिस्सा है, ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। हंगरी एक और मुल्क जिसने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ लड़ेगा।
स्लोवाकिया एक और मुल्क है, ये सब नाटो कंट्रीज है, नाटो मेंबर्स है। सोचिए ईरान अकेला और 32 मुल्क एक साथ। स्लोवेनिया एक और कंट्री है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा है। अल्बानिया, क्रोएशिया अगला मुल्क है। क्रोएशिया ये भी नाटो का हिस्सा है। अल्बानिया भी नाटो का हिस्सा है। अगला देश आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है मोंटेग्रो ये भी एक राष्ट्र है जो नाटो का हिस्सा है, ईरान के खिलाफ लड़ेगा। उत्तर मैसेडोनिया ये भी एक और मुल्क है जो ईरान के खिलाफ लड़ेगा। रोमानिया एक और मुल्क है। दर्शकों पूरी लिस्ट लेकर आए हैं जो ईरान के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। बुल्गारिया अगला मुल्क आपकी स्क्रीन पर आएगा। बुल्गारिया भी नाटो का हिस्सा है, ये भी अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ लड़ेगा। अगला मुल्क एस्टोनिया भी लिस्ट में है और एस्टोनिया भी ईरान के साथ जंग में शामिल होगा अमेरिका की तरफ से। अगला मुल्क लातविया एक कंट्री, छोटे देश हैं लेकिन नाटो का हिस्सा है इसलिए ताकतवर है। लिथुआनिया भी लड़ेगा अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है। फिनलैंड छोटा देश है लेकिन ताकत बहुत तगड़ी है। और अगला और आखिरी 32वां जो मुल्क है वो है स्वीडन ने भी कह दिया कि हम भी अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ईरान के साथ अगर रूस और चाइना आते हैं तो ये 32 मुल्क अमेरिका को बैक करेंगे। तो सोचिए क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ये आहट नहीं है, दस्तक नहीं, सिचुएशन नहीं है, वॉर ब्रेकिंग की तरफ जाते हैं। जी हाँ, जंग के मैदान में सीधे ब्रेकिंग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ईरान से बड़ी खबर है, ईरान ने सऊदी की रिफाइनरी पर हमला किया। जी हां दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लाइव कवरेज आप देख रहे हैं वॉर की। सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको कही जाती है, जहां पर ड्रोन अटैक हुए। इसके अलावा एक और इलाका जहां पर अटैक हुआ ड्रोन हमलों के बाद, जो रास तनूरा नाम की रिफाइनरी है उसको एहतियातन बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी हमले की आशंका है। ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतों में करीब 9 से 10% का उछाल देखने को मिल सकता है। ईरान ने सऊदी की रिफाइनरी पर हमले किए हैं, जिसकी वजह से कच्चा तेल जो है उसकी कीमतें आसमान पहुंच सकती हैं। ऑलरेडी अगर आप गूगल करें तो आप देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतों में 10 से 12% का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये ब्रेकिंग वॉर के मैदान से सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं पूरा कंटेंट। दर्शकों, ईरान में हो रही जंग का पूरा खाका, पूरा मुलम्मा आपके लिए लेकर आए। ईरान में कहां कहां हमले हुए ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। शहरों के नाम लेकर आए हैं दर्शकों, और उन शहरों के नाम के जरिए आप समझ पाएंगे। जी हां, पहला जो इलाका है जहां पर हमला हुआ है, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे थे, वहां पर हमला हुआ है। 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर हमने ईरान को घुटनों पर नहीं ला दिया तो हम अमेरिका नहीं है, क्योंकि हमारे 3 सैनिक मारे गए हैं, चुन चुन कर मारेंगे, एक एक से बदला लेंगे। अब इजराइल में भी हमले हुए हैं, ईरान भी लगातार रॉकेट दाग रहा है। अगले मैप पर आते हैं दर्शकों, इजराइल को भी नुकसान हुआ है, हालांकि वहां पर किसी के मारे जाने की खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन वो भी आपको दिखा देते हैं। इजराइल में ईरान ने रॉकेट दागे हैं, तो कहां कहां दागे? अबिज, तेहरान, गारन रेड, इफ्तहान, देचफुल, बुशेर, ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल का हमला हुआ है। और ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की। वहां पर तेहरान की राजधानी, यहां पर इस्तेहान एक इलाका है, गारन रेड का अबिज है, देचफुल है, बुशेर है, और बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास का इलाका है, जहां पर अभी कल अमेरिकन नेवी ने मारा था इनके पनडुब्बियों को, इनके सबमरीन्स को। तो ये डिटेल आपके लिए लेकर दर्शकों आए, समझिए कि जंग के मैदान में अब क्या कुछ चल रहा है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन बयानबाजी का सिलसिला दौर भी शुरू हो चुका है। आपने ये सुना कि पुतिन साहब ने क्या कहा, जरा चीन का बयान सुन लीजिए। चीन ने भी इसे लेकर टिप्पणी की है। चीन ने क्या कहा है? खामने पर हमले की सख्त निंदा करते हैं। यह बात चीन ने कही है कि खामने के हमले की सख्त निंदा करते हैं, ये ईरान की आजादी और सुरक्षा पर हमला है, चीन ये कह रहा है। जिनपिंग भी नाखुश हैं। आगे वो कहते हैं कि ये यूएस चार्टर के नियमों के खिलाफ है। यूएस चार्टर को फॉलो कौन करता है भाई साहब देश में? किसी देश के बड़े नेता की खुली हत्या गलत है। जबरन सत्ता बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। फौरन हमले रोकें और शांति की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। यानी चीन और रशिया अमेरिका से खुश नहीं है। जिस तरह से खामनेई साहब को मारा गया, हमले में उनके परिवार के लोगों को मारा गया, चीन इससे नाखुश है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस ईस्टर्न हेमिस्फीयर का अब यह खाका तैयार हो रहा है। लेकिन वॉर ब्रेकिंग भी लेना बहुत जरूरी है। जंग के मैदान से अपडेट क्या आ रहा है आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, ब्रिटेन मिडिल ईस्ट से 3 लाख लोगों को निकालने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, वॉर ब्रेकिंग।
नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। वहां पर अब जो एम्बेसीज हैं वो काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेवेट कूपर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है सरकार अलग अलग तरीकों से काम कर रही है, यानी इवैक्यूएशन के तरीकों पर काम चल रहा है। हवाई रास्ता जल्द से जल्द खुलना चाहिए, बात जेवेट कूपर ने कही है। यानी इवैक्यूएशन सब जगह से हो रहा है। बहुत सारे भारतीय भी ईरान में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ब्रिटिश वहां पर हैं, बहुत सारे अमेरिकन वहां पर अभी फंसे हुए हैं और वहां पर लगातार हमलों का सिलसिला दौर चल रहा है। और इस वजह से भी ये चिंता का विषय है। हर कोई अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कराना चाहता है। लेकिन 32 देशों की लिस्ट आपने देखी थी, वो 32 देश अमेरिका के साथ क्यों आएंगे? वजह क्या है? वजह है नाटो का आर्टिकल 5। इस चार्टर का जिक्र करने जा रहे हैं दर्शकों। ये आपको समझाते हैं कि कैसे ये जो नाटो चार्टर है, ये चार्टर क्यों खास है, आपको बताते हैं। ये एक सामूहिक सुरक्षा का खास नियम है। नाटो का आपको कायदा बता रहे हैं, चार्टर नंबर 5। ये एक सामूहिक सुरक्षा का खास कायदा है। एक सदस्य देश पर हमला सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अमेरिका पर, इजराइल पर हमला हुआ है तो 32 देशों पर हमला माना जाएगा। बाकी देश मिलकर उस देश की मदद करते हैं। यानी ईरान के खिलाफ सब अमेरिका का साथ देंगे। सेना भेजना, हथियार देना या दूसरों को सहयोग करना इसमें शामिल है। आर्टिकल 5 अब तक सिर्फ एक बार लागू हुआ था, 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका पर हमले हुए थे। तो चार्टर 5 बहुत ताकत देता है अमेरिका को। यानी अगर ईरान ने बाकी देशों के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर हमला किया तो चार्टर नंबर 5, आर्टिकल 5 एक्टिव होगा। 32 मुल्क मिलकर मारेंगे रशिया, चाइना और ईरान को। आगे बढ़ते हैं। जी हां, हम क्यों कह रहे हैं दर्शकों कि ये वर्ल्ड वॉर 3 यानी महायुद्ध की दस्तक है, महायुद्ध 3.0 की दस्तक हम क्यों कह रहे हैं? अमेरिका के साथ कौन कौन है? नाटो है और यूरोपीय यूनियन है। 32 प्लस 8 देश और ये मिलाकर 40 होते हैं। अगला पॉइंट है ईरान के साथ रूस और चीन आ सकते हैं। ये संभावना है, इम्कान है। ब्रिटेन पर हमले के बाद हालात और बिगड़े हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने यह बात कही थी कि वो अमेरिका को अपनी जमीन दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। रूस चीन के हथियारों से जंग और तेज होगी, क्योंकि चाइना और रशिया हथियार उन्होंने पहले भी दिए हैं, अब और देने जा रहे हैं। खाड़ी के कुछ देश भी ईरान के साथ आ सकते हैं। मजबूरी है, वो आएंगे ही आएंगे। जब जंग वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न का मुकाबला होगा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3.0 की दस्तक है। लेकिन वॉर ब्रेकिंग आ रही है दर्शकों, क्या करें? जंग के मैदान से लगातार अपडेट आ रहा है। कुवैत से बड़ी खबर है, कुवैत में लोगों को अमेरिकी दूतावास जाने से मना कर दिया गया है। जी हां, जो अमेरिकन कुवैत में फंसे हुए उनसे कहा गया कि भाई आप दूतावास मत जाइए। दूतावास ने कहा है कि लोग अपने घर में ही रहें, यानी एम्बेसी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्बेसी को निशाना ईरान बना रहा है। खिड़कियों और बालकनी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। दूतावास का स्टाफ भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, हालांकि उसे मूव किया जा रहा है। दूतावास के पास धुआं उठता देखा गया था। तो क्योंकि आपको पता है कि कतर, बहरीन, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, यूएई, सऊदी अरब में जितने भी अमेरिकी ठिकाने थे, एम्बेसीज थी, वहां पर जमकर हमला हुआ दर्शकों। और इसीलिए वहां पर अमेरिकन को कहा गया कि अपने अपने घरों में रहिए, फ्लैट में रहिए, खिड़कियों के पास मत आइए, बालकनी में मत आइए। जब तक जंग शांत नहीं होती, एम्बेसी आके भागिए मत। वहां पर आकर अपना इवैक्यूएशन प्लान मत तैयार करिए। देश खुद आपको बचाने के लिए आएगा, हम खुद आपको इवैक्यूएट करेंगे, एयरलिफ्ट करेंगे। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार अब वहां की सिचुएशन कैसी होने जा रही है, वहां पर अब कौन बचाने वाला है। बहुत सारे अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश फंसे हुए हैं इन खाड़ी देशों में। कुछ इजराइल में फंसे हुए हैं, कुछ ईरान में फंसे हुए हैं, कुछ सऊदी में हैं, कुवैत में हैं, जॉर्डन में हैं। उन्हें इवैक्यूएट करना सबसे बड़ी मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू साहब से बात की है फोन पर। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा है और उसको साथ लेकर चलिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और उस पैनल के जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब ये जंग और ज्यादा बड़ी होने जा रही है। क्यों ये वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो लगने लगा है? क्या चाइना, रशिया, ईरान के साथ आ रहे हैं तो किस बड़े पैमाने पर आ रहे हैं? इसके अलावा क्या कोई शांति का रास्ता निकल सकता है? नाटो अमेरिका के साथ खड़ा है, ईरान के साथ कौन कौन है? 2 दिग्गज आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आपको तस्वीरों में संजय सर दिख रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय सर। और बाकी 2 गेस्ट मेरे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही वक्त में। संजीव श्रीवास्तव साहब होंगे, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा फिरोज बख्श अहमद साहब होंगे, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं मेजर साहब, मेजर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं।
अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिनेरियो बनने लगी है। ब्रिटिश पर आपने अपने प्रॉक्सी के जरिए ड्रोन से हमला करवा दिया, वहां पे कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसको कोलेटरल डैमेज सो कॉल्ड कहा जाता है जंग की लैंग्वेज में। वहां पे छोटे छोटे बच्चे सर वहां पर रहते हैं, 700-800 फैमिलीज वहां पर थी जिस वक्त ये हमला हुआ। अब नाटो की वजह से अमेरिका और शेखी बगार रहा है कि भाई अब तो चार्टर 5 का इस्तेमाल होगा ही, अगर हमारे पर हमला होता है, नेटो मेंबर्स पर हमला होता है, तो भाई ये सब पर हमला माना जाएगा। ईरान के साथ रशिया और चाइना लगातार कनेक्ट हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई खेल नहीं पा रहा है। यहां से सिचुएशन क्या देख रहे हैं सर आप? जय हिंद अमित। जय हिंद सर। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम नेटो के आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं बार बार, इसके बारे में थोड़ा सा आगे समझने की जरूरत है। एक तो पहली बात तो ये है कि नेटो जो है वो खुद ही इस विषय पर डिवाइडेड है। आपको अगर ये लग रहा है कि पूरा नाटो इकट्ठा आकर के और 40 देश ईरान पे हमला कर देंगे, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। पहली दूसरी बात यह है कि अमेरिका स्वयं से इतना शक्तिशाली है कि वो ईरान के साथ लोहा ले सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना बिल्कुल चाहिए। संदेह नहीं सर। अमेरिका और इजराइल मिला करके अगर उनके ईरान के साथ कोई और नहीं आता है, तो ईरान को सबक सिखाने के लिए मेरे सोच विचार से काफी है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो ये है कि आज आप जो भी कहें, रूस और चीन ये जुबानी जमा खर्च करते रहेंगे और सहायता हम ये करेंगे, यूएन को कर दो, यूएन काउंसिल। यूएन ने तो पिछले 50 60 70 साल में एक भी चीज पे कोई भी निर्णय नहीं ले पाया, सिवाय वैक्सीन लगाने के। अफ्रीका में कोई और यूएन का मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से जियो पॉलिटिक्स में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो। यूएन डिफंक्ट। तो रूस और चीन मेरे आकलन के अनुसार डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अभी तुरंत चाइना ने इस बात से डिनायल कर दिया है कि हमने कोई मिसाइल ईरान को दी है, तो ये ऑलरेडी ऑन अ डिफेंसिव। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई है ये सीमित रहेगी मध्य पूर्व के अंदर। जो फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी चल करके यहां आ रहा है, या ब्रिटेन का जो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा, वो भी इन्वॉल्वमेंट यहां पर आकर के हो सकता है। शायद साइप्रस को, क्योंकि वहां हमला हो गया है, तो कुछ चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन मैं अभी भी इस बात को मैं मानना चाहता हूं कि ये युद्ध रीजनल वॉर रहेगी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा मिडिल ईस्ट। अब जहां तक सवाल ईरान की ताकत का आकलन करने का है, मुझे बहुत कन्विंस्ड हूं मैं इस बारे में कि अमेरिका ने और इजराइल ने शायद सोचा नहीं था कि किस प्रकार से ईरान उनके ऊपर रिटेलिएट करेगा। राइट सर। देखिए, एक और सुनिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। ये पहले भी 2-3 चैनल्स पे ये बता चुका हूं मैं, ये कि एक चीज समझने की होती है कि जब आपके पास वो पावर अथॉरिटी जो कि निर्णय लेने की क्षमता रखती है वो नहीं रह जाता है, तो चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलके एक बार में ईरान के 40 ऐसे लोग जो निर्णय लेने वाली जो उनकी 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 जो है ताकत वो थे, उनको एक शॉट में आपने एलिमिनेट कर दिया। आईआरजीसी का चीफ गया, अभी कह रहे हैं नेवी का चीफ भी गया, खामनेई गए, रक्षा मंत्री गए। अब क्या है कि जो ईरान के अंदर एक फाइनल निर्णय लेने वाली, मुझे लगता है कि कोई ऐसी कोई अथॉरिटी, हालांकि उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई लेवल पे कई लोग अपना निर्णय लेकर के आगे कार्रवाई करते हैं। मैं ये आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि ईरान, मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस युद्ध में यहां पर है तो वो साइप्रस जाकर के ब्रिटेन के एयरबेस के ऊपर हमला करता। ये किसी लूज इलेक्ट्रॉन का काम करने का है कि उन्होंने जाकर के उसके ऊपर। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो नई चीज न्यू नॉर्मल नजर आ रही है कि आप जाकर के मदुरो को उठा लो जो कि उनका राष्ट्रपति है, या कनाडा के ट्रूडो को कह दो आप मेरे गवर्नर हो, या इस प्रकार की चीजें, इससे वहां के जो ऑपोजिशन ओपोनेंट है उनकी निर्णय लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं पर दिक्कत आती है। और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में इसका जबरदस्त एस्केलेशन होने वाला है। ईरान सिर्फ यूएस बेसिस पर हमला नहीं कर रहा है अमित। दुबई में कोई यूएस का बेस नहीं है,
ये हर उस जगह पे हमला कर रहा है जहां पर अगर या तो अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, या किसी भी प्रकार से इन देशों के वहां पर करने से एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट हो सकता है। वो प्रेशर पॉइंट इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं ताकि यूएस के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव पड़े और वो कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल की तरफ आना शुरू करें। विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खतरे में है, ये आप देख लेना। आज आपने मार्केट का हाल देख लिया, 1000-1500 पॉइंट नीचे जाके गिर गया है। तो जो युद्ध होते हैं अमित, 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़े जाते हैं। एक होता है इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फ्रंट, और या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट, या मीडिया वॉरफेयर, कॉल इट व्हाट यू लाइक, और तीसरा होता है फाइनली जो काइनेटिक लड़ाई आपस में हो रही है। तो आज जो परिस्थिति है उसमें जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाला है वो एक बहुत प्रोमिनेंटली उभर करके सामने आया है। पॉइंट अगेन सर, जनरल साहब, इंफॉर्मेशन, हाँ, पॉइंट अगेन सर। डॉक्टर संजय कुमार के पास मैं आ रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सर। नेटो फोर्सेस, चार्टर 5, रशिया, चाइना, ईरान, ये सब जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, और अभी 15 दिन पहले, शायद आप डिबेट में थे नहीं थे सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 15 दिन पहले जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ बैठ रहे थे उनमें से कुछ एक ने सिर्फ कहा था कि ये जंग होगी और अमेरिका हमला करेगा। बाकी ज़्यादातर कहते थे हमें तो ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये दिखावा है, शो ऑफ है ईरान को दबाने के लिए। अब यहाँ से रियल वॉर टाइम सिनेरियो शुरू हो चुके हैं सर। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, यहाँ से अभी जो नैरेटिव अमेरिका का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है सर, नेटो है, ईयू है, उसके बाद इजराइल भी इस वक्त बहुत खुश है क्योंकि जो वो चाहता था उसने वो करवा दिया सर, जो इजराइल चाहता था वो हो गया। यहाँ से ईरान की पॉलिटिकल सिचुएशन, डिप्लोमेटिक सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? नया नेता, नई सत्ता, अमेरिका का पिट्ठू वहां बैठेगा, या क्या देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, कल तक तो स्पेन और नॉर्वे इनके साथ में नहीं था। नेटो हुए सदस्य देश होने के बाद भी इस लड़ाई में अमेरिका का वो बहुत ये नहीं सहमति नहीं व्यक्त कर रहा था कि हाँ, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो कहीं से भी उचित है। राइट, जबकि वो नेटो का सदस्य देश है। ठीक है, आज उनके थोड़े सुर बदले। इधर भी जो चाइना, रशिया के जो बयान आ रहे हैं, लोगों ने भी तो एससीओ बना रखा है। वो नेटो हो या एससीओ हो, इस तरह के जो संगठन होते हैं जो युद्ध के समय या इस तरह की परिस्थितियों में एक साथ खड़े होते हैं, स्वाभाविक है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो तो अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। लड़ाई को एक रूप देने की कोशिश की जाएगी वेस्टर्न वर्सेज ईस्टर्न, लेकिन ईरान अपनी कमजोरियों को समझ रहा है। ठीक है, वो लड़ेगा और क्यों नहीं रिटेलिएट करेगा, रिटेलिएट करना तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जिस तरह से टारगेटेड तरीके से इजराइल जा करके और खामनेई को की हत्या कर देता है, उसके उस ठिकाने पर वो टारगेटेड तरीके से हमला करता है जहां वो अपने खास कमांडर के साथ बैठक कर रहे थे। इसके बाद ईरान, ठीक है, वो जितना बैलिस्टिक मिसाइल चला ले, जितना ड्रोन दाग ले, लेकिन इस बात को ईरान समझ रहा है कि हम टिकेंगे नहीं। और चाहे वो नेवल बेस की बात हो, चाहे एयर बेस की बात हो, अमेरिका उस मामले में काफी मजबूत है। और जो इनके कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये भी बहुत खुल करके ईरान के साथ खड़े नहीं हुए हैं। हालांकि इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया बहुत दिनों के बाद कि ईरान और इराक दोनों एक फ्रंट पर है। इराक भी उसी तेवर में है कि ये अमेरिका की दादागिरी हम नहीं चलने देंगे, हम लड़ेंगे और हर तरह से मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। तो लेकिन बाकी जो कंट्री हैं, उनका जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बहुत ये नहीं है कि बहुत ही वो गुस्से में है और कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं से रशिया की प्रतिक्रिया आ रही है, चाइना की प्रतिक्रिया आ रही है। इनके जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनको हम लोग गल्फ कंट्री कहते हैं या मिडिल ईस्ट के देश कहते हैं, उनकी बहुत ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। जहां तक नाटो की बात है, मैं मेजर साहब की इस बात से सहमत हूँ कि अमेरिका को उसकी जरूरत ही नहीं है। अब जिन देशों का आप लिस्ट पढ़ रहे थे, अगर वो देश ना भी हो तैयार तो अमेरिका को इसकी क्या जरूरत है क्या? और इजराइल को बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल। अमेरिका और इजराइल जो है वो काफी है लड़ने के लिए। ठीक है, वो जर्मनी, फ्रांस, लेकिन सर वर्ल्ड वॉर होगा ना सर। अगर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वर्सेस वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा सर। और भाई भाई के पास ही जाता है, खून खून को बुलाता है। सिचुएशन भले वर्ल्ड वॉर की ना बने, अमेरिका काफी है। वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका काफी है सर।
वो ईरान के लिए नहीं, वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी इतनी ताकत उसके पास है। ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी। मेरे साथ इस वक्त संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और फिरोज बख्श साहब भी मेरे साथ हैं, ईरानी मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आ रहा हूँ संजीव सर, उसके बाद मैं फिरोज सर के पास जाऊँगा। अभी यहाँ से सर सिचुएशन जो थोड़ी टेंस हो गई, क्योंकि अमेरिका इस वक्त लीड कर रहा है इस वॉर सिचुएशन में। अमेरिका इजराइल लीड कर रहे हैं, और ईरान अब सिर्फ करो या मरो की स्थिति और सिचुएशन में पहुंच गया कि भाई हमारा लीडर नहीं रहा, हमारा दिशा दर्शक नहीं रहा, हमें निर्देश देने वाला नहीं रहा, तो अब हमें सिर्फ मारना है, हमें अमेरिका को, इजराइल को और जो वो कंट्रीज जहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे उनको नुकसान पहुँचाना है।